अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साया डिजिटल। मेरा नाम है सारंग मुनीर सुमरो। जहाँ भी सियासत का ज़िक्र होगा वहाँ पे सुनहरी और बुरे दौर का ज़िक्र ज़रूर होगा। सियासत में जहाँ सुनहरी दौर का ज़िक्र होगा वहीं पे मुल्क की खुशहाली की बात भी ज़रूर आएगी। हम जब सियासत के सुनहरी दौर का ज़िक्र करेंगे तो सिंध का सुनहरी दौर भी वो हमारे सामने आएगा, जिस सुनहरी दौर का बड़ा बाप शहीद अला बख्श उमरो है। शहीद अला बख्श उमरो जिसकी सियासत का छोटा तारफ़ ये है को वो टांगे पे घूमता था और दोस्तों के साथ होटल पे बैठ के बाहर चाय पीता था। सुबह को लखीदर पे अपने काम वालों और स्वीपर और वो उन मज़दूरों के घर पे नाश्ता करने जाता था ताकि उनका मैं हाल देख सकूं। और दुनिया की सबसे वही कामयाब रियासत होती है जिसके हुक्मरान ये देखकर फैसला करते हैं। वो शहीद अला बख्श उमरो जिसका दौर सुनहरी रहा, उसी सुनहरी दौर के एक और चश्मे चिराग भी हैं, इलाई बख्श उमरो, मोहम्मद मियाँ सुमरो। उसी ख़ानदान का एक अहम फ़र्द आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। उसका नाम है मौला बख्श उमरो, पीटीआई सिंध के रहनुमा है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। शुक्रिया। अच्छा, ये आप बताएंगे कि शहीद अला बख्श उमरो के दौर और आज के दौर में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है वो दौर में जमहूरियत नई चीज़ थी इस खित्ते में, यहाँ इलेक्शंस वगैरह नहीं होते थे। उससे पहले अंग्रेज़ों का दौर था जो बिल्कुल वो डायरेक्ट रूल करते थे। उन लोगों ने ये किया कि जमहूरियत ना लेके आए कि ज़मींदार जो है वो वोट दे के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे चुनते थे, अपने जो एमएलए होते थे उस ज़माने में उनको चुनते थे। नहीं, उसका दौर था, वो प्रोटोकॉल उसने कभी नहीं लिया। कभी नहीं लिया। उसका कहना था, उसकी बेटी का कहना था कि मैं स्कूल जा रही थी, मेरे पास पर्सनल सवारी नहीं थी, तो गवर्नमेंट की गाड़ी में चढ़ी तो उन्होंने उतारा था कि नहीं, ये गवर्नमेंट की, आप भले टांगे पे जाएं या पैदल पे जाएं। उसी दौर में और इसी दौर में ये इतना क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, उस वक्त तो नई नई जमहूरियत थी, अच्छे लोग थे, अच्छे लोग, ख़ानदानी लोग थे। उनको एक इखलाकी तौर पे उनको पता था कि सियासत में किस तरह चलना है, जमहूरियत में किस तरह चलना है। अभी तो मैं समझता हूँ कि इखलाकियात ख़त्म हो चुकी है। अभी प्रोटोकॉल का भी मिसयूज़ हुआ जाता है, पावर के पीछे सारे लगे पड़े। पावर्स की गेम है, पावर्स की पावर शो ऑफ करना, पैसे बनाना, ताकत ज़्यादा बनाना, मतलब ये इस वक्त जो है ज़्यादा अगर सियासतदान जो इस चक्कर में, जिनके पास मेरा ख्याल है मोटर बाइक भी नहीं होती थी, अब वो लैंड क्रूज़रों में घूम रहे हैं। कहाँ से पैसा आया? 10 साल में ऐसा क्या हुआ? ना उनके ज़मीन से तेल निकला, ना कोई उनकी जायदाद कोई उनको इतनी मिली। तो ये सारे लोगों ने हड़प किया। और मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है इस मुल्क में वो भी बहुत बेकार किस्म का है। किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, खासकर सियासतदानों की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, डीले हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आपने शहीद अला बख्श उमरो की सियासत का कुछ हक अदा किया है, समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदार थे और मैं समझता हूँ कि ईमानदारी जो है मेरी पहली प्रायोरिटी है। वो लोगों की खिदमत करने का सोचते थे, मैं भी वही करता हूँ। मैं पावर के पीछे नहीं भागता। हालांकि 2 बार ऐसे मौके आए मेरे पास कि मैं पावर ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि सियासत में आने का सिर्फ मकसद ये नहीं कि आपने इलेक्शन ही लड़ना है, आपने और तरीके से लोगों की खिदमत करनी है। तो मैं उस तरह से भी कर रहा हूँ। अच्छा, आप जिस सियासत का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे ऑफ़र हुई थी, आप समझ रहे हैं कि इस मुल्क में, इस सिस्टम में ये सियासत कामयाब हो सकती है? जो सियासत मैं कर रहा हूँ, हाँ। मेरे ख्याल से तो हो सकती अच्छा, है। इस सियासत की कोई गुंजाइश है? मैं समझ रहा हूँ हो सकती है, इतने भी बुरे हाल नहीं है। आप पूरी उम्मीद हैं कि ऐसी सियासत आएगी जो शहीद अला बख्श का दोबारा नाम वही चलेगा, आप समझ रहे हैं? हमारी तो देखे ख़ानदान, ज़ाहिर है हम उनके ख़ानदान से, तो हमारा तो पहला यही फ़र्ज़ बनता है कि उनका नाम और उनकी लाज और उनकी इज़्ज़त हम रखें कि उनकी औलाद से हैं। तो हमें तो चाहिए कि हम उनका जिस तरह वो ईमानदार थे, जिस तरह वो लोगों की खिदमत करते थे, साफ़ और शफाफ इलेक्शन में मानते थे, और जिस तरह उन्हें जद्दोजहद की थी, और जिस तरह उनको टाइटल्स दिए गए थे अंग्रेज़ों के, उन्हें वापस कर दिए थे, और जिस तरह वो सिंध की धरती पे कभी उन्हें ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हमेशा वो काम किया जो अमन का रास्ता हो। उसमें ये नहीं देखा कि मुसलमान है कि हिंदू है, बस ये देखा कि सिंध की धरती है और ये सारे साथ रहने वाले लोग हैं। और बड़ा ख्वाब था उनका, और मैं समझता कि वो सिर्फ सिंध के नहीं, इस पूरे खित्ते के लीडर थे और बहुत बड़े आदमी थे।
जिनको शायद अब किताबों में उस तरह नहीं दिखाया जाता जिस तरह वो थे। ज़रूरत है किताबों में दिखाने की। ज़ाहिर सिंध धरती का उन्हें नाम रखा, इतनी कुर्बानियाँ उनकी थी और एंड में शहीद हुए थे। आप पीटीआई सिंध के रहनुमा हैं, आप समझ रहे हैं कि पीटीआई के दौर में कभी भी सिंध फोकस रही हो, आप समझ रहे हैं? पीटीआई का दौर तो आई 3.5 साल के लिए था। हाँ। उसके अलावा तो पीटीआई का दौर इधर तो कभी नहीं आया और सिंध में तो हमारी कभी हुकूमत ही नहीं बनी। नहीं, सिंध में भले नहीं हो तो वफाक ने कभी पीटीआई के दौर में सिंध को कवर किया या फोकस किया? फोकस किया था, पर क्योंकि हमारे शायद नुमाइंदे इतने नहीं थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जैसे एक टाइगर फोर्स बन रही थी कोविड के दौर में कि टाइगर फोर्स बनाई जाए लोगों की खिदमात के लिए, उस पर भी सिंध गवर्नमेंट को एतराज़ था। नैब के कोर्सेज खोले गए, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस स्टार्ट किया। पहली बार पाकिस्तान में खुल के इतना साफ शफाफ जो है एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। नैब को एक्टिव किया गया, लोगों ने नैब को पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी काफ़ी हावी है सिंध पे और वो चाहते हैं कि इनके अलावा जो है सिंध पे कोई और राज कर ही ना सके, ना कोई लोगों के मसले हल कर सके। तो पीटीआई ने ज़रूर कोशिश की थी, कराची जो हमारे नुमाइंदे जीते थे उनने जितने उनको फ़ंड मिले कराची में उन्हें यूटिलाइज़ किया और किसी एक बंदे पे भी कोई केस नहीं है। अच्छा, मुल्की हालात, माशी हालात, सियासी हालात, आप समझ रहे हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं? इसी सियासी हालात में या मईशत वाले गंभीर मामले में अवाम का क्या हल होगा, आगे इसका क्या रिएक्शन निकलेगा? ये जिस तरह की हुकूमत आई है, अवाम का तो इसमें लेना देना है ही नहीं, ना अवाम का इनसे लेना देना है, ना वो कोई अवाम की परवाह करते हैं। मैं समझता हूँ फॉर्म 47 की जो हुकूमत आई है, चंद जो इनके कुछ एजेंडे हैं वो ये पूरे करने के लिए आए हुए हैं। 26वीं तरमीम इन्हें पास कर लिए, 27वीं भी तरमीम पास करेंगे ये, और इनकी औकात नहीं है कि ज़्यादा देर तक ये ना कर सके। और मैं समझता हूँ कि 28वीं तरमीम में आएगी जो कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, वो भी इन्हीं से पास कराई जाएगी। और मेरा ख्याल है मुल्क की हालात जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। आवाम को मेरा ख्याल है ख़ुद उठ के मनवाना पड़ेगा कि हमारी जो है ये हमारा मुल्क है, हमारी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि अवामी मैंडेट के तहत तो ये हुकूमत नहीं आई, ये लाई गई है। ये बाहर के लोग भी लेके आए हैं, अंदरूनी लोग भी लेके आए हैं, और जो मेरा ख्याल है काला मुंह इन लोगों ने करना है वो इसी हुकूमत के तहत वो करेंगे। अगर इमरान खान साहब होते तो वो तो इनकी नहीं चलने देते, वो करते जो हकीकी तौर पे होना चाहिए था मुल्क के साथ। अवामी मैंडेट का ख्याल रखते, अवाम का ज़रूर सोचते। आप बोल रहे हैं कि अवाम को उठना पड़ेगा। जब अवाम को उठना पड़ेगा तो सियासी कितनी 1 दर्जन से ज़्यादा पॉलिटिशियन पार्टी है, तो वो किस काम की है, वो किस मर्ज़ की दवा है, अवाम कहाँ जाए? अवाम ने तो मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन में दिखा दिया था कि किसके साथ खड़ी है, पर बात यह कि अवामी मैंडेट का यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। ना जुडिशरी अवामी मैंडेट का ख्याल रखती है, ना इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट का ख्याल रखता है, ना इस मुल्क में नैब या एंटी करप्शन का कोई काम सही चलता है, ना इस मुल्क में कोई पुलिस वफादार है कि अवाम की जवाब दो। यहाँ तक कि पुलिस का काम तो पुराना कॉलोनियल अंग्रेज़ों की दौर की फ़ोर्स बनी हुई है, तब से इनकी वही एक जहनीत है कि अवाम को कुटना कैसे, अवाम को कंट्रोल कैसे करना है, जो पावर में लोग हैं उनके हाथों कैसे इस्तेमाल होना है, कमज़ोर के ऊपर क्या हमने तशद्दुद करना है, कमज़ोर के ऊपर क्या केस करना है, किस तरह उनको बंद करना है। तो मैं समझता हूँ पुराना अंग्रेज़ों के दौर से हमने अभी तक हम ज़हनी तौर पे गुलामी से बाहर नहीं निकले। 1% एलीट जो है वो 99% लोगों के ऊपर हावी है, आज तक ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अंग्रेज़ चले गए, हमें गुलामी में छोड़ गए। पूरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप समझ रहे हैं पूरे मुल्क में वो कौन सा सूबा है जो सबसे पीछे है? सिंध। सिंध सबसे पीछे। मेरा तो ख्याल है सिंध से ज़्यादा पीछे तो कोई सूबा नहीं है। आपका ताल्लुक सिंध से है, तो आप सियासी आंख से सिंध को किस तरीके से देख रहे हैं? सिंध का आवाम कैसे बसर कर रहा है, कैसे गुजर कर रहा है, आगे उसका मुस्तकबिल क्या होगा? गरीब जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, वडेरा जो है और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, आम आवाम जो है वो पिसती जा रही है। इलेक्शंस होते हैं तो साफ शफाफ होते नहीं है, उनका वोट जाता है, वोट उनका चोरी हो जाता है, गलत तरीके से यहाँ हुकूमत बन जाती है। चौथी बार पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट बनी है, और मैं समझता हूँ चौथी बार गवर्नमेंट बनी है, सिंध का तो वही हाल है। सिंध में कोई बेहतरी तो नहीं आई। एक आधा कोई अंडरपास बना दिया होगा, एक आधा कोई 2-3 किलोमीटर का रोड बना दिया होगा, पर इससे कोई लोगों के मसले तो हल नहीं हो रहे। मईशत तबाह हुई हुई है, नौकरियाँ लोगों को मिल नहीं रही है, और जिस तरह का पुलिस का और ये जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो निज़ाम है, डीसी और एसी लगाते हैं, वो भी सारे पैसे देकर ही लगते हैं। करप्शन तो बढ़ रही है यहाँ पे, पूरे सूबे को एक पार्टी कंट्रोल कर रही है। मैं तो नहीं समझता कि जब तक लोग नहीं उठेंगे या शऊर वाले लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हालात बेहतर होंगे। मैं नहीं समझता। पैसे लेके एसएसपी लग रहे हैं, आप बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं लग रहे हैं, ये सच है।
ये सच है। ये सच है। आप समझ रहे हैं जो पैसे लग के एसएसपी और डीसी लगता है तो आवाम के लिए क्या करेगा? ये तो मैंने शायद सिर्फ एसपी और डीसी का बताया, ये तो नीचे थानेदार जो है, ये मंशात कैसे इतने शहर में आम हो गई है, अयाशी गड्ढे कैसे आम हो गए, ये कत्ल वगैरह जो बढ़ गई है, फ़ोन स्नैचिंग, ये चोर कैसे कराची में इतने आके बैठ गए हैं, ये दूर दराज इलाके से आके लोग शहरों में कैसे घुस आते हैं। पुलिस को नहीं पता, हमें तो पता है, पुलिस को नहीं पता। ज़ाहिर है एसएचओ मिला हुआ होता है तो वहाँ डकैतियाँ होती है, वहाँ चोरियाँ होती है। तो सूबे के हालात बहुत ख़राब है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ सिंध के ऊपर वाली तरफ जो 4-5 ज़िले हैं वहाँ तो डकैत फैल चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब तो बोल रहे थे कि ये पुराना गंद है तो हम 17 साल में सफाई नहीं कर सकते और टाइम लगेगा। आप समझ रहे हैं कितना टाइम चौथी लगेगा हुकूमत उसको? है वज़ीर आला साहब की, पीपल्स पार्टी की, लगातार चौथी हुकूमत। से पहले भी इनकी हुकूमतें रही हैं पर ये चौथी हुकूमत है। अगर ये अभी भी गंद साफ़ नहीं कर सकते तो इनके मतलब किसको लाया जाएगा कि साफ़ किया जाए? जिम्मेदारियाँ ये ले लेते हैं, पावर के पीछे ये भागते हैं, पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनकी मुदाखलत होती है, डीसीएससी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनकी मुदाखलत होती है, मुख्तियार का सारे ने बत्ताखोरी के लिए लगाए हुए हैं, पूरा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हड़प करके रखा हुआ है, कितनी ज़मीनों पर आज तक कब्जे हुए हुए हैं, पानी का इरीगेशन के मसलों में ये डायरेक्ट घुसे हुए हैं, एक पूरा माफिया बना के बैठे हुए हैं। सिंध में कितने माफिया हैं, कितने कार्टल्स हैं? आपका ताल्लुक कबायली इलाके, कबायली एरिया यानी कि जेकमाबाद से है। आप समझ रहे हैं कि इस सिस्टम को कभी भी शिकस्त आ सकती है या कभी भी शिकस्त नहीं आएगी, और इस सिस्टम में अवाम कैसे गुजर कर रहा है, कैसे बसर कर रहा है, कैसे जी रहा है? सिस्टम को तो ज़ाहिर है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए। जितने लोगों ने यहाँ पे गलत काम कर दिए हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों को इतनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, जो बेहतर से बेहतर लोग हैं उनको सपोर्ट करें। क्योंकि निज़ाम तभी बदलता है जब आपकी पहले सोच बदले। जब आपकी सोच, आपको नज़र आ रहा है गंद पड़ा हुआ है रोड पे और 2-3 साल से वो गंद पड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है और आपको परवाह ही नहीं है कि किसने उठाना है, तो बढ़ता जाएगा, बू होगी, कीड़े होंगे, जरासीम फैलेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। तो अब वही वाली सूरत हाल हो गई है। अब मतलब मैं समझता हूँ कि कोई पूरे निज़ाम की एक किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है। पूरा मतलब जो है इसकी सर्जरी को नहीं है, इसको बार बार आप पेन किलर पैनाडोल दे के सिर्फ दर्द को ख़त्म करके आप नहीं चला सकते। आपको पूरा इसके लिए ना एक सर्जरी की ज़रूरत है कि वो सर्जरी होगी, निज़ाम साफ़ होगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक आवाम मुत्तहिद नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाता है, यानी कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस इस सूबे में कराई नहीं जाते उस तरह जिस तरह के होने चाहिए। और जिस तरह कराए जाते हैं आर ओ डी सी मिले हुए होते हैं, परवाही नहीं होता, जिसको जिताना है जिता देंगे। किसी को 300 की लीड मिली है, मसला ही नहीं है, कम कर देंगे। कोर्ट में वो जाएगा, कोर्ट में इंसाफ होगा ही नहीं। मसला ये भी तो है ना, कोर्टों में इंसाफ नहीं है, आम बंदा कहाँ जाए, इसलिए वडेरों के पास चला जाता है, डेरों पे चला जाता है, वो ताकों पे पला जाता है, यही मजबूर होके वडेरों जाते हैं। के मामलात या उसका सिस्टम को प्रोमोट कौन कर रहा है या क्यों कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है, सारा कुछ वोट का चक्कर है। अच्छा, आप समझ रहे हैं दुनिया कहाँ पहुँच गई है, दुनिया मईशत में कहाँ पहुँच गई है, कौन कौन सी दुनिया चांद पे पहुँच गई है? आप समझ रहे हैं उसी टाइम भी सिंध में कारोकारी के वाक़यात पेश रहे हैं। इनके पीछे किसका हाथ है? इनके पीछे ये जो जागीरदारी निज़ाम है, सरदारों का, नवाबों का, वडेरों का, ये ब्लैकमेलिंग भी करते रहते हैं। अक्सर तो केसेस जेन्युइन भी नहीं होते। और मैं ही समझता हूँ कि आम बंदे पे तो कारोकारी आप कर लेते हैं, जो आप अपना काला मुंह रगड़ते हैं वो, उसका इंसाफ कौन करेगा, उसका अजाला कौन करेगा? तो यही ये होता है ना। निज़ाम जो है मेरा ख्याल है ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर जुडिशरी हमारी मजबूत हो, आम बंदे को इंसाफ मिले, ताकतवर और जो बंदा बिना ताकत के है, कोर्ट की नज़र में अगर इंसाफ हो उनके लिए, तो मेरा ख्याल है निज़ाम चल सकता है। अगर कोर्ट जो है वो ताकतवर लोगों के फैसले हक में फ़ैसला करेगा, तो मैं नहीं समझता कि निज़ाम बेहतर होगा। आप समझ रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में हमारी पुलिस, सिंध पुलिस कहाँ खड़ी हुई है? सिंध पुलिस एक पॉलिटिकल टूल है जो कि हुकूमत सिंध, जिसकी भी हुकूमत होती है, मुशर्रफ के दौर में काफ लीग की थी, उसके बाद लगातार पीपल्स पार्टी की थी। ये जिस तरह जिसको मरोड़ना चाहते हैं मरोड़ देते हैं, झूठी एफआईआर में जिसको डालना चाहते हैं डाल देते हैं, जिस पे तशद्दुद करना चाहते हैं कर देते हैं। ये पुलिस मैं नहीं समझता कि कोई इतनी काबिल है। अभी तक क्राइम के ख़िलाफ़ भी उस तरह नहीं लड़ सकी जिस तरह इनको लड़ना है। जितनी मेरे ख्याल है सियासी मुदाखलत सिंध पुलिस में, मैं नहीं समझता किसी और पुलिस में इतनी होगी।
आप समझ रहे हैं कि जितनी बदतरीन हालात सिंध में है वो कहीं और भी होंगी। बलूचिस्तान बलूचिस्तान के बलूचिस्तान बाद के मैं सिंध, समझता हूँ कि हालात बहुत ख़राब है। उसके बाद सिंध के। उसके बाद मेरा ख्याल है सिंध के। इसका हल क्या होगा? आखिर सिंध का आवाम कहाँ जाएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जो सिंध की पुलिस है वो गैर सियासी तौर पे उनको होना चाहिए कि गैर सियासी तौर पे काम करें। ये नहीं कि आपके सामने एक एमपी लोग मरवा देता है और सिंध पुलिस जो है इसके ताबे होती है कि क्योंकि वो एमपी है तो हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। एफआईआर कटाने के लिए कितना ज़ोर लगता है, और जो लोग बिल्कुल सियासत में नहीं है या जिनके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, असर रसूख नहीं है, पीआर नहीं है, उनका हाल देखने वाला होता है कि जब वो थाने पे जाते हैं और कहते हैं हमने एफआईआर कटानी है। इस सूबे में एफआईआर भी नहीं कटती इतनी आराम से। अफसोस की बात है। यहाँ पे ये आलम हो, ये सूरत हाल हो, आप समझ रहे हैं कि सिंध का आवाम एक पीटीआई को एक मैसेज दे रहा है कि सिंध का आवाम का यही हाल है और पीटीआई कुछ नहीं कर पा रही। पीटीआई तो इस वक्त खुद पिट रही है। पीटीआई के खिलाफ इस वक्त एफआईआर कट रही है। पीटीआई के वर्कर उठाए जाते हैं जब हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हैं। सिर्फ एहतजाज ही तो करते हैं, उस पर ही हमारे एक्स एम एन ए को उठा दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, जेल तक पहुंचाया जाता है। एफआईआर क्या कटती है उन पर? दहशत गर्दी की। मतलब जैनब मार्केट के बाहर खड़े होकर एक हमारे एक्स एम एन ए कर रहे एहतजाज, उसको उठा के आपने बंद कर दिया। एक हमारे एक्स एम पी ए का कैंडिडेट खड़ा होकर एहतजाज कर रहा, आपने पकड़ा, उसको बंद कर दिया। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये आम बंदा अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा? क्या जमहूरियत है भी कि ख़त्म हो गई है? क्योंकि पीटीआई के लिए तो उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत नहीं है, पीटीआई के लिए कहा है कि आपके लिए ज़मीन तंग कर दी है। मजबूर किया जाता है, या तो खौफ है इनको बहुत पीटीआई से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई ज़्यादा कोई पॉपुलर पार्टी इस पूरे मुल्क में अभी कोई नहीं है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सिंध में पॉलिटिकल निज़ाम ईमानदार कितना परसेंट है? 5%। ईमानदार? सोच समझ के बता रहा हूँ, 5% है। आप ज़्यादा तो नहीं बता रहे। मेरे ख्याल है 5% है, पर वो किसी काम के इतने शायद नहीं है, पर 5% लोग ईमानदार हैं पॉलिटिकल निज़ाम में। जो दिखते भी है ईमानदार यहाँ पे, वो भी अक्सर तौर पे ईमानदार नहीं होते, उनके भी कहीं आगे पीछे मामलात होते। अच्छा, सिंध की सियासत में आप समझ रहे हैं किसी ईमानदार के आने की गुंजाइश है या उसको सियासत करने की गुंजाइश है? आप समझ रहे हैं? फ़िलहाल वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शन लड़ना ही मैं समझता हूँ कि आपका 15 से 20 करोड़ तो खर्चा है, मैं समझता हूँ। तो ज़ाहिर है वो कहाँ से अगर निकालेगा? 500 के करीब पोलिंग स्टेशन लगती है, कम से कम 450 भी आपकी पोलिंग स्टेशन लगती है। फ़ी पोलिंग का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, उससे पहले कैंपेन का खर्चा, और अब तो लोग मुफ्त में वोट भी नहीं देते। आपने उनको भी सरदार और नवाबों को पैसे देना होता है, वो भी बिकने के लिए तैयार होते हैं। ये जो 15-20 करोड़ खर्च करके हमारे पार्लियामेंटन आते हैं तो वही कहाँ से निकालते हैं? ये पावर में आके निकाल लेते हैं पैसे, पुलिस के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, डीसी के ज़रिए, डाकुओं AC के ज़रिए। डाकुओं के ज़रिए, रेवेन्यू के ज़रिए, थाने में 2-3 ऐसे जो अपने लगा लेते हैं, मार कुटाई वो भी कर लेते हैं, या कोई गैर कानूनी चीज़ है उसके लिए लाइसेंस जारी कर देते हैं, टेंडर वालों से भी ले लेते हैं। 10 करोड़ का टेंडर होगा तो 30% ले लेंगे। निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा है सिंध का। सिंध तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। सिंध बन कहाँ रहा है, सिंध बढ़ कहाँ रहा है, सिंध के लोग उठ कहाँ रहे हैं? लोग उठने नहीं दिया जाता, एफआईआर काट देते हैं। डकैतों के खिलाफ एहतजाज होता है कश्मीर कंटकोट में, घोटकी में, एसपी डकैतों के खिलाफ कुछ नहीं करता, जो एहतजाज करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दे देता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं जब हालात आप ये बता रहे हैं कि 95% करप्ट सियासत है, तो इसी सिचुएशन में किसी सुमेरो कम्युनिटी या शहीद अलाबख्श के किसी वारस या औलाद की कहीं पे गुंजाइश है तो कहीं नहीं, पैदा करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। निज़ाम के ख़िलाफ़ तो आपने लड़ना है, फिर गैर कानूनी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना तो मैं समझता हूँ कि सुन्नत है। आप समझ रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए तो आप 15 से 20 करोड़ खर्चा करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जेल में जब चले गए ना, और उससे पहले जो वो जलसे जुलूस कर गए, अपने जलसों में जो बातें कह गए, वो लोगों के दिलों में अभी भी है, और लोग यही समझते कि वो एक सिंबल बन गए मुज़ाहिमत की। और मैं समझता हूँ कि इस वजह से वो इतने मशहूर हो गए
इतना लोगों का दिल जीत चुके हैं कि लोग समझते हैं कि अगर खान साहब जेल में है तो उनको निकलवाने के लिए हमने भी कुछ रोल अदा करना होगा। उसके लिए रोल ये अदा किया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों को बैन किया गया था, कोर्ट से भी हमें रिलीफ नहीं मिला, तो लोगों ने खुद जाके देखा कि इनका साइन क्या है, इनका सिंबल क्या है इलेक्शन का। सिर्फ कैंडिडेट के खड़े होने की देर थी, 1 रुपया नहीं लगा था, लोगों ने वोट खुद दिया था। आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान कोई भी वोटर कारकर्दगी के बुनियाद पे वोट दे रहा हो, आपने कभी ऐसा मिसाल देखा है? हाँ, मैंने देखा है। अक्सर पंजाब में लोग कारकर्दगी की बुनियाद पे ही वोट देते हैं। सिंध में? सिंध में तो वोट दे ना दें, जिसने जीतना है वो पैसे दे के जीत जाता है। सिंध में तो ऐसे है। यहाँ कराची में जिस तरह ये बाकी पार्टियाँ जीती हैं, इनके तो दफ्तर भी नहीं खुले हुए, आज तक अवाम में भी नहीं जा सकते। आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सिंध में सियासत कारोबार है, इन्वेस्टमेंट है, कारोबार दुकान है। दुकान है, कारोबार है, बिजनेस के तौर पे चल रहा है। जिनके पास, मैं जिस तरह बात कर रहा था पहले, जिनके पास मोटर बाइकें नहीं थी वो लैंड क्रूजरों में घूम रहे। इनका कौन एहतसाब करेगा? आवाम करेगी। फिर ये एंटी करप्शन, नैब, FI ये झक मारने के लिए खोले हुए हैं। ये भी तो टैक्सों पे चल रहे हैं ना, पल रहे हैं ये लोग टैक्सों पे, तो ये क्या काम कर रहे हैं? या ये सारी उम्र पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होंगे? जब स्टेटस को ये सोचेगा कि जी आज इसकी टांग तोड़नी है, इसके हाथ मरोड़ने, इसको सीधा करना है, एक पार्टी से छुड़वा के दूसरी पार्टी में भेजना है, ये सारे इदारे तब काम करने के लिए बैठे होंगे। तो मैं समझता हूँ शहीद अल्लाह बख्श साहब भी स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और हक़ की बात कर रहे थे और हक़ अदा कर गए। तो उनके ख़ानदान का बंदा होते हुए मैं समझता हूँ मेरे पे भी यही फ़र्ज़ है। अच्छा, कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले, एक सरेंडर पॉलिसी आई थी जिसमें सिंध के काफ़ी डकैतों ने सरेंडर किया था गवर्नमेंट के आगे। शिकारपुर में? हाँ, शिकारपुर जैकमाबाद में भी हुआ था। उसके बाद क्राइम रेशो बढ़ गया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपके नज़र में सरेंडर पॉलिसी क्या थी? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ दिखाने के लिए मिल नहीं रहा था और ये इन लोगों ने एक ड्रामा किया जिसमें कुछ डकैत ने दिखा दिए कि वो सरेंडर कर रहे हैं, जो कि थे ही इनके बंदे, किसी और के बंदे तो नहीं, बंदे तो इनके ही थे। उनने दिखा दिया कि ठीक है हम सरेंडर करते हैं। SP की भी वाह वाह हो गई, पुलिस की भी वाह वाह हो गई, MN MP जो वहाँ के थे उनकी भी वाह वाह हो गई। दिखाया गया कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इनसे सरेंडर करा दिया। मैं नहीं समझता कि सरेंडर करने से हालात बेहतर हो जाते हैं। ये तो आप लोगों ने ड्रामा किया, आवाम को बेवकूफ़ समझाए, ये ड्रामा था। आप समझ रहे हैं जो सरेंडर जिसने किया है वो उनके ही बंदे थे, पुलिस के बंदे थे, सियासतदानों के बंदे थे, इनके बंदे थे, इनके सोर्स थी ये, उन्होंने खुद करवाया है। खुद करवाया था। और कोई कारकर्दगी दिखा नहीं सके तो इन्हें कहा ठीक है ये ड्रामा नचा लेते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। भाई लोग बेवकूफ़ नहीं है। अब लोगों को ये ज़रूर है कि उनके लिए दूसरे ऑप्शंस ख़त्म है, कि मजबूरी के तौर पे वो दूसरी तरफ जा नहीं सकते, दूसरी पार्टियां थक गई है, अपोजिशन कर नहीं सकती। जैसे GDA है या जमीयत उलमा इस्लाम है, उस तरह से अपोजिशन कर नहीं सक रही, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम तो मेरा ख्याल है कंफ्यूज जमात है। एक दिन पीपल्स पार्टी के साथ है तो अवाम में जाती है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलती है, फिर तस्वीरें में देखते हैं आप फिर उनके साथ हो जाते हैं। तो एक कंफ्यूज किस्म की जमात है जिसको ये नहीं पता कि मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब फरमा रहे हैं कि वो सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है, बल्कि पीपल्स पार्टी के बाद वही सियासी जमात है, और वो आइंदा इलेक्शन में जीत के आएगी, मैं वज़ीर आला बनूँगा। ये मेरा ख्याल है पिछले 10 साल से इसी तरह कहा जाता है और मैं नहीं समझता कि कहने से कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर देखा जाए टोटल के इनके कैंडिडेट्स कितने खड़े थे तो आप गिन सकते हैं। इलेक्शन में जब इनके बाद पूरे सिंध में खड़े करने, आधे भी सिंध में खड़े करने के लिए कैंडिडेट्स नहीं थे, तो इतना बड़ा ख्वाब कैसे पूरा होगा आपका? युद्ध से भी ताल्लुक़ है आपका, पहले था। आप समझ रहे हैं पूरी सियासी या शऊरी हवाले से सिंध का आवाम दूसरे सूबों से कितना शऊर रखता है? मैं समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान को जो जन्म दिया था वो सिंध ने ही दिया था, तो ये नई बात नहीं है कि सिंध में शऊर नहीं है। सिंध में तो शऊर पहले से था कि पाकिस्तान को पैदा करने वाला भी, पाकिस्तान को बनाने वाला भी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास करने वाली भी सिंध असेंबली थी। तो शऊर तो सिंध में है और सिंध ने जिस तरह खुले हाथ से बाहर के लोगों को भी यहाँ ठहरने की इजाज़त दी, अफ़गानी है हमने कहा रह लें, बंगाली है हमने कहा रह लें, जितने बाहर से महाजरीन आए हमने कहा रह लें। तो मैं नहीं समझता किसी और सूबे ने इतना बड़ा दिल किया है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध का जो कल्चर है बहुत मिक्स्ड हो गया है। अब ये नहीं आप कह सकते कि पूरे सिंध में सिर्फ सिंधी हैं, अब बहुत मिक्स कल्चर है। पर मैं समझता हूँ कि शऊर बाकी सूबों से ज़्यादा है हमारे पास।
वेरी गुड। कोटा ज़रूर हमारा कम है, हालात ज़रूर हमारे ख़राब है, हुकूमत ज़रूर हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती है, आवाम के साथ उस तरह नहीं खड़ी और डकैती करके हुकूमत बन जाती है यहाँ पे या लाई जाती है, पर सिंध के शऊर को ही नहीं मार सकते। आइंदा वक्त में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं हो, तो आप सिंध के शऊर से कौन सी उम्मीद रखते हैं कि तब्दीली में या इस करप्ट निज़ाम में सिंध का शऊर कितना आगे आएगा और ख़ुद को मनवाएगा? मेरा ये ख्याल है कि सिंध के लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि जिन पार्टियों को आपने आज तक सपोर्ट किया है वो पार्टियां पुराने नामों पे चल रही है। यानी कि अगर आप भुट्टो साहब की बात करते हैं तो भुट्टो साहब थे, है नहीं, आप थे के चक्कर में है करके उनको चला रहे हैं। तो जो मौजूदा आपके पास ऑप्शंस है उन ऑप्शंस पे ज़रा सोचें। कई पार्टियाँ हैं, जीडीए है, जमीयत उलमा इस्लाम है, पीटीआई है और भी पार्टियाँ हैं। तो आप ये देखेंगे कोई आपको डिलीवर करने के लिए कौन सी पार्टी तैयार है। जो आपका शऊर है यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आपका शऊर यहाँ, आप अपने शऊर को आजमाएं, यहाँ पे मौका ज़रूर दें कोई नई जमात को कि वो सिंध के हालात बेहतर करे। अच्छा, जीडीए का आपने जिक्र किया, जीडीए थोड़ी एक्टिव भी हो गई है। आप समझ रहे हैं कि आइंदा जो वक्त हो वो जीडीए को दिया जाएगा? आप समझ रहे हैं वो डिलीवर कर पाएंगे, या हमेशा यही होता है जीडीए को कहा जाता है कि आप आगे आएँ, हम आपकी हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद वो नहीं रहते, फिर वही पीपल्स पार्टी आ जाती है? तो आप समझ रहे हैं इस मरतबा भी यही गेम हो रही है? मैंने तो जितनी तारीख पढ़ी है जीडीए की, हमेशा इस्तेमाल ही हुए हैं, हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। ये अपोजिशन करते हैं, ये मुज़ाहमत की मुहिम चलाते हैं, ये सिंध भर में निकलते हैं, तहरीक चलाते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ये होगा वो होगा। और मैं तो बल्कि उस दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाया है कि कोई कम से कम 60 बार पिछले 25 साल की तारीख में 60 बार 60 से ज़्यादा बार बल्कि इन लोगों ने अलग अलग तारीखों पर अनाउंस किया कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ये जाएगी, आज सीएम जाएगा, आज ये होगा, आज तब्दीली आएगा, जैसा होगा। कुछ भी नहीं हुआ। कोशिश ज़रूर करते हैं, अच्छी बात है, कोशिश करनी भी चाहिए, पर हुआ कुछ भी नहीं। तो मेरा ख्याल है जिनके कहने पे अगर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये इस्तेमाल ही हो रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त मुहिम चलाने से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट घिर जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो अपना मुद्दा पूरा करेगी। और अगर आप किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में प्रेशर है कि जो 27वीं तरमीम आ रही है उसको मान लें, नहीं तो आपको गिरा देंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पास नहीं करना चाह रही तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आप समझ रहे हैं 27 तरमीम में पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी? आप समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है अगर ये डिले भी कर रहे हैं, चीज़ों से दूर भाग भी रहे हैं, तो ये भी एक किस्म की इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे। अगर वो ये कहते हैं कि सिंध एक ही है, सिंध के 3 हिस्से हम नहीं मानते, जो बिहाइंड क्लोज डोर्स ये लगे हुए हैं ना कि पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए। मैं देखें स्टेटस को या जितनी भी यहाँ पे जमाते हैं, कोई करप्शन से तो इनको तकलीफ़ नहीं है, ये तो आम बंदे का मसला है ना। मतलब आम बंदा जो है उसको तकलीफ़ है कि जी करप्शन, मैं मतलब एफआईआर कटाने जाऊँ तो मैंने 5,000 रुपया देना है तो रिश्वत दे के एफआईआर कटेगी, या मैंने हॉस्पिटल जाना है तो उधर भी मैंने रिश्वत दे के जो है वो इलाज कराना है, क्योंकि दवाइयाँ तो फ्री मिलनी चाहिए, वो भी उनको फ्री नहीं मिलती, उनको पैसा देना पड़ता है। या कहीं भी वो सरकारी जगह पे जाते हैं तो रिश्वत भी देनी पड़ती है ना। आम बंदे को तो रिश्वत से बड़ी तकलीफ़ है। रिश्वत जो इट्स पार्ट ऑफ करप्शन, आम बंदे का मसला है करप्शन। पर जो ये एलीट स्टेटस को, ये हुकूमत के लोग, ये पावर के पीछे भागने वाले लोग, इनके लिए करप्शन मसला नहीं है। अब ये मसला दिखाया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी अभी करप्ट है, तो 35 सालों से तो आप ही इनको एनआरओ दे रहे थे, नैब के केस तो सारे आप ही इनके माफ़ कराते हैं। बार बार किस तरह जरदाई साहब दूसरी बार सदर बन जाता है? आप ही कहते हैं कि 1988 से जो जरदाई साहब वो करप्शन करते आ रहे हैं। पहले का आपने मिस्टर 10% है, फिर आपने कहा मिस्टर 40% है, फिर आपने टीवी पे किसी से कहलवा दिया 110% है, फिर आपने कहा कि इनकी तो डिग्री भी झूठी है। तो इस तरह का बंदा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे कर लेता है? आम बंदों की वजह से करता है, आप इदारों की वजह से करता है ना। आप इदारों ने खुद तो पूरे लोगों को, गंदे लोगों को छोड़ा हुआ है। हर गंदा बंदा, हर गंदा सियासतदान जो है, जिनके ऊपर आप लोगों ने फाइलें तैयार की हुई है, जिन लोगों को आपने इसलिए तैयार किया कि इनको पार्लियामेंट में ले जाना है ताकि उठ भी ना सके, सर भी ना उठा सके, हक की बात भी ना कर सके, आवाम के लिए आवाज़ भी ना उठा सके, अवामी मैंडेट का भी ख्याल ना कर सके। अगर कोई भी हल्के का बंदा अपने एमएनए को जाके बोलता है
कि जी आप इस वाले इशू पे तो बात करें। वो एमएनए डर रहा होता है, मैं नहीं कर सकता बात, मेरी सीट चली जाएगी। ये कौन से बुज़दिल एमएनएज है जिनको इतना खौफ है? तो मैं समझता हूँ स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो है खड़ा होना इतना आसान नहीं है, और नीयत तो होनी चाहिए, इन लोगों की नीयत भी नहीं है। पर मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जितना मैं समझता हूँ सिंध के डिवीज़न के ख़िलाफ़ है। ठीक है, उन्हें सिंध खाया है, सिंध को तबाह किया है, पर जिस तरह ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम तैयार हो रही है, तो ये मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए हो रही है। इनको ब्लैकमेल किया जाए ताकि जो है ये 27वीं तरमीम मान लें। और 27वीं तरमीम हर एक को पता ही है क्या है उसमें। उसमें तो पंजाब के कहते हैं 4 या 5 हिस्से होंगे, सिंध के कहते हैं 3 हिस्से होंगे, कराची जो है उसको फेडरल कैपिटल बना दिया जाएगा। हमेशा हिस्सों की बात होती है, लेकिन हिस्सों की बात ही होती है, क्योंकि उनको पता है कि सिंध का आवाम करने नहीं देगा, और सिंध के आवाम ने हमेशा तारीख दिखाई है, उन्होंने करने नहीं दिया। तो आप समझ रहे हैं अभी भी ये बातें ही हो रही हैं, या अगर फ़र्ज़ करो बातें नहीं हो रही तो आप किसके साथ खड़े होंगे? जो सिंध के टुकड़े करने के ख़िलाफ़ होगा उसके मैं भी ख़िलाफ़ रहूँगा, क्योंकि सिंध की अपनी तारीख है। उस तारीख के ख़िलाफ़ कोई भी जा रहा है तो हमारा दुश्मन है। उनकी ज़हनियत भी हमारी दुश्मन है, उनकी सोच भी हमारी दुश्मन है। आपने हिस्से करने, आप पंजाब के करें ना, जो आपसे सूबा संभाला ही नहीं जाता, करें उसके 4-5 हिस्से। सिंध क्यों तो नहीं इनसे करते आप संभाला लोग? जाता है। नहीं, सिंध तो सिंधी खुद संभाल लेंगे ना, किसी दिन हमें संभालने दिया जाए तो हम संभालेंगे। वेरी गुड। बार बार हुकूमत ठोप के, करप्ट लोगों की उनको एनआरओ दे के, डीले दे के फिर से असेंबली में बिठा दिया जाता है। कभी इनके जो मोरे हैं उनको वो काफ लीग में घुसेड़ देते हैं, कभी नून लीग में डाल देते हैं, कभी उनको पीपल्स पार्टी में डाल देते हैं। वही शक्लें इस पार्टी में भेज दिया, उस पार्टी में भेज दिया। इनको नहीं पता सिंध को कौन खा रहे। अच्छा, बार बार बड़ी दावाओं बातों के बाद भी सिंध में पीपल्स पार्टी का होना, आप समझ रहे हैं कि ये सिंध के साथ ज्यादती है या सिंध के साथ साजिश है? मेरा ख्याल है ज़्यादती भी है और साजिश भी है, बड़े पैमाने पे साजिश है कि किसी और बंदे को ना आने दो, किसी और सियासतदान को ना आने दो, लोकल बॉडीज इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना कराओ, नीचे की क़यादत ना उठ जाए, आम बंदा ना इलेक्शन लड़ ले, आम बंदा जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में नाम ना बना ले। आम लीडरशिप कहाँ से पैदा होती है? लोकल बॉडी से होती है ना। दुनिया भर में लोकल बॉडी से होती है। वहाँ से आपको लोग मिलते हैं टैलेंटेड, फिर आप उनको देखते हैं, उनको पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। यहाँ तो लोकल बॉडीज़ को इलेक्शन को अहमियत उस तरह नहीं दी जाती, पूरा रिग्ड इलेक्शन कराया जाता है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट चेयर में लाया जाता है जो कि बेचारा जिसमें कोई दम ही नहीं होता, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको ला के चुप करके बिठाया जाता है। वही जो मखसूस लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वही पूरा सूबा चला रहे। अच्छा मौला बख्श उमर साहब, बातें बहुत हो गई, लेकिन सिंध का आवाम ये सवाल कर रहा है कि हम आइंदा इलेक्शन में मौला बख्श उमरों को कहाँ देखेंगे, किस तरह देखेंगे, कौन सी सीट पे देखेंगे? सीटें तो काफ़ी है, कराची में कई सीटें हैं, और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी बहुत है माशाल्लाह। तो पार्टी ने जहाँ से फैसला किया, जो कि मैं समझता हूँ इस वक्त मैं खुद पार्टी के अहम जिम्मेदारी पे हूँ, तो आपकी ख्वाहिश कहाँ है? मेरी ख्वाहिश है कराची से लड़ना। तो आपका ख़ानदान तो शिकारपुर और जेकमाबाद से लड़ा है, तो आप जेकमाबाद जाना पसंद नहीं करेंगे या शिकारपुर जाना पसंद नहीं नहीं, करेंगे? मैं पसंद करूँगा, मैंने बड़ी कोशिश की उधर भी करने के लिए, पर वहाँ मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना लोग जो हैं वो मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, और वहाँ के हालात कुछ इस तरह के नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग जो हैं वो सरकारी तौर पे उनके काम बहुत फंसे होते हैं कि थाने के कामों पे ही बस लगे रहें, उम्र उनकी इस पर ही गुजर जाएगी कि थाने के काम करा दें, आज एफआईआर है एफआईआर ख़त्म करा दें, आज इससे निकलवा दें, उसको अंदर करा दें, उसको वो करा दें। मैं समझता हूँ कि वहाँ के मामला जो है वो मेच्योरिटी अब नहीं रही है वोटर्स की, और काफ़ी हद तक जो वहाँ वोटर्स है वो बिकने के लिए तैयार हो गया है कि आप पैसे दोगे तो आपको वोट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वोटर्स में भी करप्शन फैल गई है। वहाँ के कई सारे ज़मींदार हैं वो पैसे लिए बगैर आपको वोट भी नहीं देते, और उनके वोटरों को भी नहीं पता होता कि पीछे उनके वडेरे ने कितने पैसे लिए, किस तरह वो बिका हुआ बंदा है। तो मैं समझता हूँ कि कई वडेरे जो हैं वो उनमें और तवाइफ में अब फ़र्क नहीं रहा, और पैसों के पीछे वो अपनी इज्जत, अपना वोट, सारी चीज़ें बेचने के लिए तैयार है। तो पहले एक होता था लोगों में एक अखलाकियात होती थी, एक कैलिबर होता था, एक उनका बरम होता था, इज़्ज़त के नमूने सही लोगों को चुनते थे, वोट देते थे। पर अभी तो वो डायरेक्ट पैसे मांगते हैं कि जी हमारे 400 वोट है तो हमें जो है 7 लाख दे दें। यानी कि
सियासी इख्लाकियात की कोई गुंजाइश नहीं बची सियासत में। हालात बहुत ख़राब है, बड़े कम पैमाने पे हालात बेहतर हैं, बड़े कम पैमाने के लोग हैं, बड़ी कम तादाद में लोग हैं जिनके इखलाकियात है। नहीं तो जैकाबाद में मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक रेगिंग है, पुलिस नालायक है, वोटरों को इलेक्शन के दिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। पिछले इलेक्शन में तो सारा दिन लोगों ने बिजली कट कर दी थी, नेटवर्क अलग बंद था, आधे शहर की बिजली अलग बंद थी। तो मैं समझता हूँ कि पूरा रिग्ड इलेक्शन करा गया। कराची के लोगों का ये कि यहाँ के लोगों का शऊर है, इंडिपेंडेंट है, और वो पार्टी की मोहब्बत की तरफ जाते हैं। पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट देने के लिए खुद मेहनत करते हैं। यहाँ मैंने कभी नहीं सुना कराची में किसी कैंडिडेट ने पैसे दे के वोट लिए हों। तो इतना शऊर है, शहरी इलाकों में इतना शऊर है, जैकाबाद शहर में इतना शऊर है। शेखाबाद के बाहर अगर आप चले जाएं या शिकारपुर के बाहर आप बाराड़ी वाले इलाकों में चले जाएं तो उधर लोग जो है बिकने के लिए तैयार है। उधर कई लोग जो है वो पैसे आपसे लेते हैं, फिर आपको वोट देते हैं। डायरेक्ट अवाम पैसे लेता है या वडेरे लेते हैं? वडेरे लेते हैं, जो उनका एक वो, उसमें बेचारे अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम का कसूर ही नहीं है, अवाम पिसी हुई है बेचारी। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जब हो जाता है, जब काउंटिंग कंपाइलेशन यानी कि अवाम का सादापन खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। यानी कि इसमें अवाम, सिंधी अवाम का कोई कसूर नहीं है ना। कसूर तो है ना, जाहिर है, इधर अपना शऊर आजमाए ना, कसूर तो है, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, सिंध में तो शऊर है, इस पे तो कोई डेबिट ही नहीं है। ये हम देखेंगे, खालदा चांडू का पहले एक हफ़्ता पहले वाक़या हुआ था, पुलिस की सरपरस्ती में उसको मार के उसको दफनाया गया था, उसको गुस्ल भी नहीं दिया गया था। जब सिंध की आवाम सोशल मीडिया पे उठ के खड़ी हो गई तो वही वडेरे अरेस्ट हो गए, वही एसएसपी सीधा हो गया, उसी पे ही केस दाखिल हो गया और मुकम्मा दर्ज हो गया और वही थाने पे। आप समझ रहे हैं कि यही शऊर आगे होके इसी वडेर की सिस्टम या इस पॉलिटिकल सिस्टम को कोई किल ऐसा ठोकेगा जैसे वो सिंध की आवाम की खुशहाली का वो सूरज समझ में आएगा। मैं ये समझता हूँ कि सिंध को इकट्ठा करने के लिए यहाँ के अवाम को ना एक लीडर की ज़रूरत है, और वो मैं समझ नहीं रहा कि इस मौजूदा हालात में वो कोई बाहर ऐसा लीडर घूम रहा है। मेरे ख्याल एक ही लीडर है जो कैद है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि अगर वो सिंध आएगा तो उनके पीछे खड़े होने के लिए यहाँ के कई लोग नहीं, तैयार कैद हैं। वाले लीडर ने तो सिंध की मालकी नहीं की थी ना, सिंध के वो लोग ही तैयार तो नहीं थे सिंध ना। आया ही नहीं था। वो नहीं, मेरे ख्याल में 3.5 तो साल के टेन्योर में 3 मरतबा आया था। नहीं, वो तो हुकूमत ही इनकी नहीं थी ना, क्या करते आके, मतलब नहीं, 18वीं तरमीम वो की। प्राइम मिनिस्टर था, नहीं, पर क्या करते प्राइम चीफ मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव पास, था पूरे पाकिस्तान का। पर प्राइम मिनिस्टर का 18वीं तरमीम में कोई पावर इतना नहीं है। 29 डिपार्टमेंट जो आपके पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिला के वो सूबे के इख्तियारात में, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं पीटीआई की मैप में कहीं पे सिंध है? मैंने तो नहीं देखा था आपके कैदी के उस दौर में कि भाई वो सिंध को सपोर्ट करे और सिंध को आगे रखे। बात यह कि सिंधी खुद आगे होना चाहते हैं। सवाल तो ये है ना, सिंध के लोगों ने खुद इमरान खान का हाथ पकड़ा था। सिंध के लोग तो पिसे हुए थे। अब तो सारी, मेरा ख्याल है, जितने एमएनए एमपी बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के टिकटों पे, ये तो सारे हमें मर रहे होते हैं कि खान बाहर निकले, हम बैत करने के लिए तैयार हैं। वो तो अब आप पावर में बैठे हुए हैं इस वक्त, एमएनए आप पीपल्स पार्टी के टिकटों पे, आपकी चल ही नहीं रही आपके अब हलकों में। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने आप सोफे पे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, वो खड़ा करके रखते हैं आपको। आपके हलकों में, आपके ज़िलों में जो एसएसपी लगा के रखे हैं, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इन वडेरों को डंडा दे के रखा हुआ है जरदारी रजीम ने कि उनके सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह यहाँ बेरिया टाउन बन जाता है, किस तरह यहाँ डिकेट सारे फैल जाते हैं, किस तरह पानी के मसले पे एक वडेरे ने हिम्मत नहीं की लफ्ज़ उठाने की। सारे चुप करके खामोश बैठे हुए थे, जैसे कि एमएनए नहीं है, सिंध धरती के वारिस ही नहीं है। तो ये बेचारे सारे पीछे से डरे हुए हैं, इनकी जान निकली हुई है। सारों पे नैब के केसेस हैं, कस्टम के केसेस हैं, एफआईआर कटी हुई है, मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। पर इनसे हम मिलते हैं, मुलाकात हमारी होती है, सारे कह रहे होते हैं यार खान साहब बस छुट्टे, हम ज्वाइन करेंगे आपको, खान साहब छुट्टे, हम आपको ज्वाइन करेंगे। खान साहब कम निकल रहे हैं। ये तो खान साहब को अपना आसरा बना के बैठे हुए हैं, जो कि खुद एक, मैं समझता हूँ, करप्ट हिस्से के, अच्छा, करप्ट निज़ाम का हिस्सा बने। सिंध की सियासत में सुमरा खानदान का बड़ा हिस्सा था। आप समझ रहे हैं वो अभी भी उतना ही हिस्सा है? नहीं, अभी नहीं है। शरीफ लोगों की जगह बची नहीं है इतनी, करप्ट लोग पूरे हावी हो गए हैं।
पूरे सूबे पे उनका कंट्रोल है। और मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो पैसे की तरफ चली गई है, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सियासत में आ जाता है, या जिसके पास पैसा नहीं है वो सियासत को कारोबार बना के पैसे वाला बन जाता है। तो मैं समझता हूँ हम इस कमीशन, ये जो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, सिस्टम, इस सिस्टम का हिस्सा सुमरो ख़ानदान नहीं बन रहा। शायद एक आधे हमारे हैं सुमरो जो बन गए हैं, पर हमारा ख़ानदान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं समझता हूँ शहीद अलावक साहब वाला ख़ानदान अच्छा, है, जो कुछ बन गए हैं वो आपका ऐसा है? वो सिस्टम का जो हिस्सा बन गए। मैं समझता हूँ कि आपका ऐसा नहीं है वो वो? शहीद अलावक साहब के नक्शे कदम पे नहीं है फिर, अच्छा। क्योंकि शहीद अलावक साहब वो बंदे थे जिनने कुर्बानी दी थी। उस ज़माने का जो सिस्टम था ना, उनके ख़िलाफ़ उनने आवाज़ उठाई थी, और उनने अपने अहदे की परवाह नहीं की थी, अपने जो उनको टाइटल मिले थे उनकी परवाह नहीं की थी। तो और आखिर वो शहीद हुए, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान के लिए तो शहादत फ़ख्र होता है आज, इसलिए तो उनको दुनिया याद रखती है। अच्छा, बीच में आप जेल गए थे, आपकी तबीयत भी नासाज हो गई थी, बीमार पड़ गए थे, तो क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, क्यों जेल गए थे? इस तरह तो पहले भी मुझे 2 बार उठाया है, और मैं नहीं समझता कि मुझे पुलिस के हवाले किया गया था। तो इस बार ये था कि पुलिस ने उठाया, जेल में बंद कर दिया। और उठाया इसलिए वो समझते थे कि 8 फरवरी को बहुत बड़ी रैली निकलेगी कराची से, जो कि शायद निकलनी थी, पर सच्ची बात तो ये है कि उस रैली का मुझे भी नहीं पता था। शायद मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था जहाँ ये तय हुआ था कि रैली किस तरह निकाली जाएगी 8 फरवरी के लिए। जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया था कि आप उस ग्रुप में ऐड थे। अब मेरा जो नंबर है वो शायद मेरा ख्याल है कोई 600 या 700 ग्रुपों में ऐड है। अगर कोई मेरा नंबर किसी ग्रुप में ऐड कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस ग्रुप में मैं खुद ऐड हुआ, या मुझे पता है कि मैं उस ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। तो मुझे पकड़ा यही था कराची से, थाने ले गए, थाने के बाद जेल ले गए, और थाने में मुझे बताया आप MPO 3 के तहत आपको उठाया गया कि आपने शायद पब्लिक डिसऑर्डर कोई कॉज करना था। तो मैंने कहा ठीक है, आप उठाना चाहते उठा लें। फिर उन्होंने दिखाया MPO 3 में आपका नाम दला हुआ है और इस वजह से आपको उठाया। मैंने कहा ठीक है। जेल गए, जब जेल गए वहाँ तो एक यही मैसेज मिला कि हालात आपके लिए मज़ीद और तंग किए जा सकते हैं। पर बात ये कि मतलब ये आप इसलिए हालात तंग कर रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूँ। अच्छा, जेल में जाने के बाद आप समझ रहे हैं कि आपका जो पहले मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ से आप हट गए हैं? नहीं, मैंने जेल से निकलते साथ ही नारा ही PTI का लगाया, खान साहब का लगाया। क्या फ़र्क पड़ा? आप मुझे 3 साल भी डाल दें, मतलब ये है कि मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, पर मैं टूटूंगा नहीं इंशाल्लाह। अगर आजमाना है आप देख लें, आजमा के, टूटूंगा मैं नहीं। मर जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा, यही चीज़ें हो सकती है। ज़ाहिर है जेल के अंदर जिस तरह का आप लोग टॉर्चर करते हैं, जिस तरह की गंदगी रखते हैं, तो वहाँ से मैं निकला काफ़ी बीमार था। मुझे एंटेरिक फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, NKCM हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज था, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। पानी अंदर गंदा पिला रहे थे, बाहर से अलाउ ही नहीं था कुछ, ना कोई रिश्तेदार मिल सकता है, ना दोस्त मिल सकता है, ना वकील मिल सकता है, ना साफ़ खाना आ सकता है, ना साफ़ पानी आ सकता है। तो पूरी जेल की इंतज़ामिया जो थी वो स्टेटस को के सामने कमज़ोर थी, और स्टेटस को ने बस ये था कि सबक सिखाना था। क्या सबक सिखाया? आप मैं तो सबक उधर ही हूँ। सीख गए आप? क्या सीखा सबक? यही देखा आपको, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि आप लोग इतने नीचे गिर सकते हैं। मतलब मैं इस मुल्क का टैक्स भर रहा हूँ, उस टैक्स पे आप लोग पल रहे हो, और उल्टा मेरे पे ही तशद्दुद कर रहे हो। मतलब ये किस तरह की सोच है? मैं तो नहीं समझता ये नॉर्मल किस्म की सोच है, या सियासतदानों के साथ ऐसा कोई बिहेवियर होना चाहिए। मैं नहीं समझता, ये तो माफिया वाला बिहेवियर है। अच्छा मौला बख्श सुमरो साहब, अगर आपको सिंध का वज़ीर आला बना दिया जाए तो सबसे पहला टारगेट आपका कौन सा होगा? ये जितने करप्ट लोग हैं इनका खात्मा। ये ख़त्म होंगे तो सिंध आगे बढ़ेगा। ये गंदे लोग जो है, जो अपने कंधे दूसरों को दे देते हैं, सिंध की आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। कालाबाग डैम पे भी इधर उधर भाग रहे होते हैं। इनको नहीं पता कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, सिंध के लिए नुकसानदेह है। ये इधर उधर क्यों भाग रहे होते हैं? बोले, खुल के बोले कालाबाग डैम जो है सिंध के लिए नुकसानदेह है। बोले ये किनाल वाला इशू जो है चोलिस्तान में बन रहा है सिंध के लिए नुकसानदेह है। चुप करके खामोश होके मतलब बेगैरतों की तरफ बैठे। मतलब सिंध के वारिस होके सिंध की वारसी नहीं कर सकते जो, मतलब इतने कमज़ोर। इलेक्शन रिग्ड तरीके से जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, इश्यूज सामने आते हैं जो कि सिंध के ख़िलाफ़ है, सिंध धरती के ख़िलाफ़ इश्यूज पे वो खामोश होकर बैठ जाए। तो मैं केनाल समझता हूँ वाले ऐसे लोगों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। पहला केनाल टारगेट वाले तो मामले पे आप समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी ने
सिंध का साथ कितना दिया, और केनाल वाले इशू में सिंध का शऊर कितना इम्प्रूव हुआ था और कितना उन्होंने मनवाया था? नहीं, सिंध के जो इश्यूज थे वो तो आवाम सिंध की निकली ना। इनने क्या किया था? ये तो बंगलों में छुपे हुए थे। उन दिनों तो हाईवे पे गाड़ी भी जिनकी नहीं नज़र आ रही थी, निकल ही नहीं रहे थे घर से बाहर ये लोग। इतना आवाम से डर रहे थे, आवाम से सिंध डर के रहे, शऊर से डर रहे सारे थे। हाईवे सिंध के बंद हो गए थे, सिंध के शऊर से डर रहे थे। तो आप समझ रहे हैं सिंध का शऊर इसी सिस्टम के खिलाफ बाहर आ जाए तो समझ रहे हैं सब कुछ हल हो सकता है मामला। हाँ, हल हो सकता है। आवाम को उठना पड़ेगा, सिंध की आवाम को बोलना पड़ेगा। और कोई हल नहीं अगर है। अभी भी ये कि मतलब वो तीर बेजा पे आके नाचेगी सिंध की आवाम और उनको वोट दे देगी, फिर 5 साल तकलीफ में रोएगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर तीर बेजा सुन के फिर इनको वोट देंगे और फिर 5 साल तकलीफ में होंगे, तो मेरा ख्याल है फिर तो आप तबाही की तरफ ही है। आप तो बेवकूफ़ हैं। फिर आपको उस दिन फैसला करना पड़ेगा, अपने वोट की मालकी करनी पड़ेगी। जिसको आपने वोट दिया आपको श्योर करना पड़ेगा कि वो वोट जो है सही बंदे के पास जा रहा है कि नहीं। और सिंध का बंदा मैं समझता हूँ कि उसमें शऊर है, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे सिंध के इशूज़ उठते हैं, कोई एक गांव का इशू है, पूरी सिंध उस पर आवाज़ उठाती है। केनाल वाले मामले पे बीबीसी ने तबसरा किया था कि सिंध जैसा शऊर हमने कभी भी नहीं देखा। तारीख क्योंकि उसने बड़ी रकम जल्दी किए थे। आवाम ने रिएक्ट किया, अपना रिस्पांस दिखाया। आप समझ रहे हैं एक कि इसी टाइप का झटका सिंध को आवाम को और दिखाना चाहिए। हाँ, जाहिर है, क्योंकि मसले तो बढ़ रहे हैं, मसले तो हैं, हम मसले फेस तो का कर हल रहे हैं। यही है। यही है, और तो कोई नहीं है। मतलब अगर आप देख लें जुडिशरी में से कोई फैसला आएगा, 10 साल से मेरे भी केस चल रहे हैं, फैसला ही नहीं आता। मेरे दादा चले गए, दादी चले गए, वो केस चल रहे हैं कोर्ट में। हम इन कोर्टों पे आसरा रखेंगे। मैं तो नहीं समझता जुडिशरी में आसरा चाहिए, मैं तो खुल के बोलता हूँ। मुझे तो कोई आसरा नहीं है कि कोई कोर्ट से बड़ा कोई फैसला आएगा। मुझे तो नहीं आसरा कोई कोर्ट से। मैं अभी झूठ क्यों बोलूँ कि बड़ा ऑनरेबल कोर्ट है और बड़ा मुझे तो लगता है 10-10 साल 20-20 साल लोग के गुजरते, लोग मर जाते हैं उनके हक में, उनके फैसले ही नहीं होते। तो अफसोस की बात है। मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक कायदम साहब ने ख्वाब देखा इस खित्ते के लिए और वो खित्ते में ख्वाब पूरा ही नहीं हो रहा। कायदे आज़म का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ये ख्वाब पूरा कौन करेगा? जो रह गए पीछे यही कर सकते हैं, या जो ज़्यादा उनके दावेदार बनते हैं वही कर सकते हैं। आप ये उम्मीद रखते हैं कि कौन आएगा करेगा? उम्मीद है इसलिए तो सियासत में हूँ, और उम्मीद है तो इसलिए तो बंदा जो कैद में उसकी पार्टी में अभी भी खड़ा हूँ। बड़े छोड़ गए, बड़े लोगों ने फ़ायदे लिए, छोड़ गए मुश्किल वक्त में। मुश्किल वक्त तो अभी भी चल रहा है। सिंध की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क की मईशत का जो हाल है उस पे कोई आपका कमेंट, कोई आपका मैसेज? देखिए, बार बार बताया जाता है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे, पाकिस्तान की मईशत तबाह है, पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तियार नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो लोन और एड के अलावा चल नहीं सकता। तो ये एक झूठा नैरेटिव है जो कि यहाँ के लोगों को बताया जाता है जस्टिफाई करने के लिए कि हम लोगों ने जो है बाहर के ममालिकों के साथ चलना है। मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस मुल्क में ना बने, और फिर हम 14 अगस्त जो मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? हम आज़ाद हैं। हमारे इकनॉमिक और मईशत के फ़ैसले भी इस मुल्क में ना हो, वो भी IMF तय करके हमें बताए कि आपकी ये इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए और इस तरह के आपके जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने चाहिए, इस तरह के आपके टैक्सेस लगने चाहिए, फिर भी हम 14 अगस्त मनाते हैं। ये भी कोई आज़ादी है? मैं समझता हूँ कि हम आज़ादी किस चीज़ की मना रहे हैं। अगर अंग्रेज़ों से हमारी जान छूटी है तो हम गए भी तो अंग्रेज़ों के पास ही हैं, कर्ज़ लेने, लोन लेने, बाहर की इमदाद लेने। सिंध के शऊर को क्या मैसेज देना चाहेंगे सिंध के हालात को बदलने के लिए? सिंध के शऊर को यही कहूँगा कि आपने ही पाकिस्तान को जन्म दिया था और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान को जो आपने जन्म दिया तो इस मुल्क में आपने ही रहना है, इस मुल्क को आपने ही बचाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो करप्ट लोग हैं इनसे जितना जल्दी जान छुड़ाएं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर इस आसरे में रहेंगे कि कल कोई अकाउंटेबिलिटी कोई प्रोसेस होगा वही इनको हटाएगा, तो इतना आसान नहीं है जब तक आप आवाज़ ना उठाए। और जितना जल्दी पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाई जाए उतना बेहतर है, क्योंकि सिंध मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है, कभी कराची के ख़िलाफ़, कभी दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़, और सिंध के वारिस जो है वो सिंध के लोग हैं, एक जमात नहीं है। और वो एक जमात जो है वो जिस तरह जीत के आती है, सारों को पता है इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम की बातों का इख्तिताम करते हैं। इसी नसीहत और इसी मैसेज के साथ, जैसे मुल्ला बख्श सुमरो ने कहा
सिंध के बड़े कितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो, सिंध की मौजूदा सूरत हाल भले जंग जैसी कितनी ना हो, लेकिन सिंध के शऊर से फिर भी उम्मीद है, सिंध के शऊर से ही फिर भी उम्मीद है कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब सिंध का शऊर, वो असेंबली मेंबर, वो पुलिस सिस्टम, वो डीसी सिस्टम ले आएगा जो आवाम के लिए ही काम करेगा, किसी वडेरे या जागीरदार के लिए ही काम नहीं करेगा।